नमस्ते। आज हम बात करेंगे ब्रॉक शैली की विशेषताएं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ब्रॉक शैली के बारे में आपको कुछ बताया था। तो आज हम ब्रॉक शैली की विशेषताएं, क्या उसकी वहाँ के चित्रों की विशेषताएं रही, आइए देखते हैं। संवेग स्पर्शिता, भ्रम, कलाओं का संगम, फव्वारों के दृश्य, मंच वास्तु दृश्यात्मकता, भड़कीली चटक एवं आकर्षक रंग योजना, नाटकीय छाया प्रकाश और विषय वस्तु वहां क्या रही। ये कुछ विशेषताएं मैंने निकाली है। अब इनको विस्तार से हम आगे बात करते हैं। संवेग स्पर्शिता, ब्रॉक शैली में संवेग प्रियता को ही मुख्य आधार माना है। यही कारण है कि यहाँ प्रतीक एवं रहस्यात्मकता का बोध नहीं है। चित्रतल में संयोजित आकृतियां विषयगत भावों को स्पष्ट एवं सहज रूप से संप्रेषित कर सके, इसके लिए आनुपातिक सिद्धांत के अनुरूप अग्रभूमि पर विशाल आकृतियां अपनी मन स्थिति, चेष्टा एवं शारीरिक भंगिमाओं से युक्त अंकित की गई है, एवं पृष्ठभूमि की आकृतियां परिप्रेक्ष्य को आत्मसात करते हुए अपेक्षाकृत छोटी अंकित की गई है। साथ ही यहाँ पर छाया प्रकाश के नाट के प्रभाव से कलाकृति में मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने से आकृतियों में उभार दिखाई देता है। दूसरा है कि भ्रम, कैसे भ्रम पैदा किया जाता है वो इसमें बताया गया है। 1630 के पश्चात ब्रॉक शैली की कृतियों में भ्रमात्मक प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। छाया प्रकाश के नाट के प्रभाव से कृति में जिज्ञासा एवं आश्चर्य का भाव उत्पन्न करने से कृति में विस्तार एवं दूरी का आभास उत्पन्न होता है। यानी अगर छाया प्रकाश ज़्यादा अच्छे से उसको दिखाया जाएगा तो उसमें कलाकृति में परिप्रेक्ष्य अच्छे से दिखेगा और दूर की चीज और ज़्यादा दूर दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। काल्पनिक दृश्यों के यथार्थवादी अंकन से दर्शक को चित्र में वास्तविकता प्रतीत होने लगी। ब्रॉक शैली के चित्रों में छतों को इस प्रकार अलंकृत किया गया जिससे छतें वास्तविक से अधिक ऊंची लगने लगी। कई चित्रों में आकृतियों को इस प्रकार बनाया है मानो चित्र में नहीं समा रही हो अथवा धरातल से बाहर जाना चाहती हो। भ्रम उत्पन्न करने से चित्र में आश्चर्यता ज्यादा है और कलात्मकता कम। नंबर 3 पे जो विशेषता है समन्वय या कलाओं का संगम। कलाओं का आपसी संगम कैसे होता है वो यहाँ बताया गया है। ब्रॉककालीन कलाओं ने आपस में एक दूसरे से परस्पर गहन संबंध बनाए। भवनों में मूर्तियों के गुण आने लगे और मूर्तियां चित्रों जैसी रंगीन बनने लगी, यानी मूर्तियों पर भी कहीं न कहीं रंग लगाया जाने लगा। छाया प्रकाश तथा रंगों के प्रभाव पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। नंबर 4 विशेषता फव्वारों के दृश्य।
ब्रोक काल में कला में फव्वारों के दृश्यों का बहुत चित्रण हुआ है। यहाँ लहरों तथा फव्वारों के अतिरिक्त अनेक विचित्र, काल्पनिक एवं आलंकारिक जल जंतु चित्रित किए गए हैं। मंचीय वास्तु दृश्यात्मकता नंबर 5 की जो विशेषता है, बारोक शैली में विशुद्ध दृश्यात्मक प्रभावों का बहुत प्रयोग हुआ है, जिनमें केवल दरवाजे, स्तंभों, मेहराबों तथा खिड़कियों आदि से विशाल भवन अथवा हॉल आदि के दृश्य बनाए जाने लगे हैं। यानी जो पेंटिंग ऐसी लगती है कि कोई रंगमंच का दृश्य हो, उनको बनाया ऐसे गया कि वो मंच दृश्यात्मकता उसमें नजर आई, वो कोई मंच है। नंबर 6, भड़कीली एवं आकर्षक रंग योजना। यहाँ जो रंगों का प्रयोग हुआ वो थोड़े चटकीले रंगों का प्रयोग किया, मटमैले कलर कम काम में लिए गए। इस शैली के कलाकारों ने अपने चित्रों में अत्यंत चटकीले एवं चमकदार रंगों का प्रयोग किया है। भवनों में रंगीन संगमरमर, अलंकृत फर्नीचर एवं चमकीली धातुओं से बनी वस्तुओं को सुसज्जित किया जाने लगा, जिससे चित्रों में प्रस्तुत आकृतियां शान और शौकत युक्त प्रतीत होने लगी। यानी यहाँ की जो आकृतियां हैं वो शान और शौकत युक्त लगती है। नंबर 7, नाटकीय छाया प्रकाश। हमने पहले भी इसको पढ़ा। बारोक चित्रकारों ने अपने चित्रों में प्रकाश एवं छाया को नाटकीय तथा वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। यहाँ पृष्ठभूमि अंधकार युक्त और आकृतियों को चमकीले या प्रकाश युक्त अंकित किया है। रेम्ब्रांट का चित्र द नाइट वॉच इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। विषय वस्तु, यह ज्यादातर किस विषय वस्तु पे यानी किस विषय पे पेंटिंग बनी? बारोक शैली में धार्मिक विषयों के साथ साथ दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, लोक जीवन का स्वतंत्र चित्रण किया जाने लगा। इस युग के कलाकारों ने राजशाही विषयों को नकार दिया गया था और यहाँ सबसे ज्यादा धार्मिक दृश्यों का चित्रण हुआ है और लोक जीवन के भी कई दृश्य इसमें बने। धन्यवाद।